हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके हिंदी पूरक पुस्तिका का अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक है कमलेश्वर का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं इसके कुछ भाग को पढ़ा दी हूँ, जो शेष बचे हैं उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए, यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि अगर क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक पे अगर नाक नहीं है तो फिर क्या होगी, फिर भारत की भी नाक नहीं रह जाएगी। और इस बात से क्या थे, सभी सहमत थे। अब आइए, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी क्या हुए, सलाह हुए, दिमाग खुरेचे, यानी सभी ने अपने अपने दिमाग लगाए और यह तय किया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। क्या था, कलाकार तो था लेकिन क्या था, निर्धन था। आर्थिक स्थिति उसकी क्या थी, कमज़ोर थी। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास, यानी अधिकारियों के चेहरे देखे क्या हुए, जो हुक्म देते अधिकारियों के, सभी क्या थे, सभी के चेहरे अजीब हुए थे। कुछ उदास थे, कुछ लटके हुए थे, उदासी के कारण, चिंता के कारण, और कुछ डरे हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे के तरफ देखा। वो क्या बोले नाक तो लग जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो लाट बनी थी वो कब की बनी थी, और इस जो लाट के बनने वाले पत्थर वो कहाँ से आए थे। ये सब के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए, यानी शासकों से उन्होंने कहा, जो अधिकारी थे उन लोगों से। और सभी क्या हुए, शासक अधिकारी एक दूसरे के तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात को पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। किसको, अब क्लर्क को। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, यानी पुराने ज़माने के उसी समय के जिस समय की लाट बननी थी और जिसने बनाया था, वो पुरानी सारी फाइलें क्या किया गया, खोला गया, देखा गया। फाइल की पेट नहीं चीरी गई, करने का मतलब उन सारी फाइलों को निकाला गया और उसे देखा गया, उस पन्नों को। फाइलों के पेट चीरे गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, यानी फाइल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। क्लर्क ने लौटकर हजम कर चुकी है। अब देखिए आगे, हुकामों के चेहरे पर, यानी शासकों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारो मदार आप पे है, यानी सारे जिम्मेदारी इस नाक का लगाने का सारा कार्यभार, दारो मदार का मतलब सारा कार्यभार आपके ऊपर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल किया और बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। अब जो उसके सभापति थे वो बोले, अब उनको गर्व होने लगा जब मूर्तिकार से यह आश्वासन मिला कि वो हर पहाड़ पे जाएगा और इस पत्थर को खोज कर लाएगा, तो उनको गर्व हो गया। उनको अपने ऊपर स्वाभिमान के साथ बोले कि भारत में सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। किसके, सभापति के। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश, यानी उदास होकर लौटा और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर लटक कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब क्या हुआ,
वह तो आश्वासन बड़ा दिया था कि नहीं ये मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ? अब वो जब वो वापस आया तो क्या था, उदास था। उसने सारा हर जगह खोज डाला, लेकिन क्या हर जगह ढूंढा, लेकिन क्या हुआ, कहीं उस तरह का पत्थर नहीं मिला। और वह अब लास्ट में क्या बोला कि लगता है यह पत्थर क्या है, विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान के बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? कहने के बाद विदेश की भी चीज़ें हिंदुस्तान में मिल सकती है। विदेशी सारी चीज़ें जब हम अपना चुके हैं, पहनावा, रहन सहन, संस्कृति, डांस, तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पे कि इस बात कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। अब मूर्तिकार ने एक सुझाव उक्ति सूझी। उसने कहा, उसकी आंखें चमकी, उसके दिमाग में एक युक्ति आई, उपाय आई, और उसने कहा कि मैं एक बात कहूँगा, लेकिन यह शर्त यह है कि यह बात अखबार तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई, उनको भी उम्मीद की किरणें जगी। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिया जाए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मामला है कि जिसकी नाक इस लाट पे ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यानी दूसरे के, हमारे देश के क्रांतिकारी को, नेताओं की, शहीदों की भी बहुत सारे लाट है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और जिन मूर्ति की भी नाक इस मूर्ति पे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पे फिट बैठेगी, क्या किया जाएगा, उनकी नाक उस लाट से उतार कर और इस लाट पे, इस मूर्ति पे फिट कर दी जाएगी। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब क्या कहे, सबको तो खुशी लगा। पहले तो डरे सभी थे, बदमाश थे, डरे हुए थे। फिर बाद में फिर क्या हुआ, उन्हें लगा कि हाँ सही है, और फिर उन्होंने घबराए हुए थे और बाद में कहे कि ठीक है, उन लोग को लगा कि ठीक है। और क्या किए, फिर उन्होंने कहा कि सभापति बोले कि ठीक है, खुशी तैरने लगी, और बोले कि लेकिन यह काम क्या है, बहुत चतुराई और होशियारी से करना पड़ेगा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, जो नाक टूट के गायब हो गई थी। अब उनका नाप तो लिया ही था मूर्तिकार। अब वो क्या किया, अब फिर मूर्तियों के लिए खोज। मूर्तिकार क्या किया, हर मूर्ति की नाप लेने के लिए अब निकल पड़ा। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कासजी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की, ये सब क्रांतिकारी थे, शहीद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे। मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। यानी जो जहाँ के रहने वाले थे वहाँ का ये बारे में वर्णन है, सब आप ध्यान से देखेंगे कि कौन से नेता, कौन से स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, फिर मद्रास में पहुंचा, वहाँ पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यानी जॉर्ज पंचम की नाक क्या थी, छोटी थी, और सारी मूर्तियों को, लाटों की नाकों को नापने के बाद, पूरे भारत के, हिंदुस्तान के भ्रमण करने के बाद, सारे मूर्ति की नाकों को नापने के बाद सबकी नाक इस नाक से क्या निकली थी, बड़ी निकली थी। वह क्या हो गया, उसे मिली नहीं, उस नाप की नाक नहीं मिली। दैट्स ऑल। यहाँ पार्ट 2 मैं ख़त्म करती हूँ, फिर लेकर आती हूँ पार्ट 3 में इसके शेष भाग को।